Hello students, today I am going to teach you about accounting class 11 first chapter. The topic is accounting, introduction to accounting. Discussions are meaning of accounting, number 2 nature of accounting, number 3 function of accounting, number 4 qualitative character of accounting, number 5 objective of accounting, number 6 role of accounting, and the last 7 basic terms in accounting. Now definition. Meaning. Accounting is the process of identifying, measuring, recording, and communicating the required information relating to the economic events of one organization to the interest user of information. Means accounting क्या है? Accounting जो इकोनॉमिक इवेंट्स होते हैं, जो आर्थिक मद होते हैं, उनको पहले पहचान कर फिर उनको मुद्रा में माप कर मीन्स मनी के टर्म्स में माप कर रिकॉर्ड करने के लिए रिकॉर्ड करने का मेथड होता है. जैसा कि द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट AICPA डिफाइन करता है कि अकाउंट क्या है. अकाउंट आर्थिक मदों को रिकॉर्ड करके उनको क्लासिफाई करके समराइज करके और उसे एक सिग्निफिकेंट मैनर में जो कि टर्म्स ऑफ मनी के रूप में जो भी मद होते हैं उनको अकाउंटिंग बुक्स में एंट्री करने का मेथड होता है. आइए जानते हैं नेचर ऑफ अकाउंटिंग के बारे में. नेचर ऑफ अकाउंटिंग क्या है? नंबर 1 इकोनॉमिक इवेंट्स. Those transactions which are measurable in monetary terms known as economic events like purchase or sales of goods, rendering service to customers, payment of rent, salaries, wages, etc. Means economic events मतलब आर्थिक घटनाएं. अकाउंट्स में उन्हीं घटनाओं को दर्ज किया जाता है, उन्हीं घटनाओं के बारे में जिक्र किया जाता है जो कि मनी के टर्म में हो, आर्थिक मद हो. जैसे कि परचेज करना, सेल्स करना. तो परचेज करना हम लोग मुद्रा के रूप में मनी के टर्म्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं. उस तरह रेंडरिंग सर्विस टू कस्टमर, अगर कस्टमर को हम लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि मुद्रा के रूप में है तो उसको भी अकाउंट्स में दर्ज करेंगे. पेमेंट ऑफ रेंट जो कि एक मनी के टर्म में होता है. सैलरी पेमेंट करना, वेजेस पेमेंट करना, ये भी इकोनॉमिक टर्म है. तो अकाउंट्स में सबसे केवल वही मदें आती हैं जो कि इकोनॉमिक इवेंट्स होते हैं. सेकेंड, आइडेंटिफिकेशन, measurement, recording and communication. It means determining or observing activities and selecting those events that are of considered financial character and relate to the organization. अकाउंट्स में क्या किया जाता है? आर्थिक मदों को पहचाना जाता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हैं. जिस ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट्स बनाया जा रहा है वो मदें उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की होनी चाहिए. उनको मुद्रा के रूप में माप कर उनको रिकॉर्ड करके और कम्युनिकेट किया जाता है. रिकॉर्ड करने का मतलब हो गया अकाउंट्स के बुक में रिकॉर्ड करना, और कम्युनिकेट करना मीन्स जो जिनको उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सूचनाएं चाहिए, वहाँ के कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में कि वो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट में है, लॉस में जा रहा है, तो इन सब की जानकारी अकाउंट्स के थ्रू की जाती है. नंबर 3 ऑर्गेनाइजेशन. Organization is a business enterprise, whether for profit or non-for-profit motive. Example: sole proprietorship, partnership firm, cooperative society और company. Organization क्या होता है? Organization एक business enterprises होता है. ये profit के लिए भी हो सकता है, नॉन प्रॉफिट के लिए भी हो सकता है. जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप प्रॉफिट के लिए है, पार्टनरशिप फर्म जनरली प्रॉफिट के लिए बनाया जाता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी कुछ प्रॉफिट के लिए होती है, कुछ नॉन प्रॉफिट, और कंपनीज प्रॉफिट के लिए बनाए जाते हैं. एनजीओ क्या होते हैं? बहुत सारे एनजीओ होते हैं जो जिनका मोटिव होता है बिना प्रॉफिट के ही काम करना अर्थात सेवा प्रदान करना. जैसे बहुत सारे विधवाओं के लिए
आश्रम खोले जाते हैं, बच्चों के लिए, विकलांगों के लिए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन खोले जाते हैं। ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं। नंबर 4 है इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। Accounting is a means by which necessary financial information about business enterprise is communicated. Many users need financial information in order to make important decision types. Internal user, external user. इंटरेस्टेड यूजर्स कौन होते हैं? जो जिनको फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानकारी चाहिए होती है वो इंटरेस्टेड यूजर होते हैं। ये 2 टाइप्स के होते हैं, इंटरनल यूजर होते हैं, एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। इंटरनल यूजर्स में कौन आते हैं? इंटरनल यूजर्स वो लोग होते हैं जो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के होते हैं, और एक्सटर्नल यूजर्स जो कि ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के बाहर में गवर्नमेंट है, शेयर होल्डर्स है, ये सब लोग हैं जो कि उनको कंपनी के बारे में जानकारी चाहिए थी कि वो कंपनी प्रॉफिट में जा रहा है, लॉस में जा रहा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, ये लोग जानना चाहते हैं कि वो कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है तो क्या उस पर सही टैक्स वो पे कर रही है कि नहीं कर रही है। इंटरनल यूजर्स हो गए जो मैनेजमेंट लेवल के लोग होंगे, एम्प्लॉयज हो गए, एम्प्लॉयर हो गए, ये सब इंटरनल यूजर्स हो गए। नेक्स्ट आते हैं फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। नंबर 1 है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन। इकोनॉमिक डिसीजन लेने के लिए किसी भी तरह का इकोनॉमिक डिसीजन लेना है तो उसके लिए अकाउंट्स को भी बेस बनाया जाता है। जैसे कि कोई नए फर्नीचर, नई मशीन खरीदे जाने हैं तो पहले अकाउंट्स को देखा जाता है कि क्या हमारा अकाउंट्स के थ्रू हमारा ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें हमारे पास इतने फंड हैं या क्या उतने पैसे हैं कि जिससे हम उस फर्नीचर है, मशीनरी है, उसको खरीद सकते हैं कि नहीं खरीद सकते हैं। तो इसकी जानकारी अकाउंट्स के थ्रू ही पता लगती है। नेक्स्ट है टू सर्व द यूजर्स हु यूज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज देयर प्रिंसिपल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अभी मैंने तुरंत पहले बताया था कि इंफॉर्मेशन अगर कुछ चाहिए किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, आप उसका बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खोलकर देख सकते हैं, जिससे आपको उस कंपनी का कंडीशन अच्छी तरह से पता चला जाएगा। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि वो कंपनी प्रॉफिट में जा रही है या लॉस में जा रही है। बैलेंस शीट देखेंगे तो आप देख लेंगे कंपनी पर क्या लोन है, वह लोन किस टाइप का है, लॉन्ग टर्म लोन लिया है कंपनी ने, शॉर्ट टर्म लोन लिया है, क्या उसने शेयर पर अच्छी तरह से वो लाभांश यानी कि डिविडेंड पेड कर रहा है कि नहीं पेड कर रहा है। तो ये सारा चीज इंफॉर्मेशन आपको कंपनी के बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पता चलता है। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन यूजफुल फॉर प्रिडिक्टिंग एंड इवेलुएटिंग द अमाउंट, टाइमिंग एंड अनसर्टेनिटी ऑफ पोटेंशियल कैश फ्लो। कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन में कैश फ्लो आ रहा है, कैसा उसका कंडीशन क्या है, कैश फ्लो का स्टेटस प्रॉपर्ली है कि नहीं, और कंपनी के कंडीशन को प्रेडिक्ट करने के लिए, जैसे कि कंपनी अभी प्रॉफिट में जा रही है कि लॉस में जा रही है, ये सब चीजें अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप वहाँ का प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट देख लेंगे कि उसका कंडीशन ठीक है कि नहीं। आप चाह रहे हैं कि क्या वो उसमें इन्वेस्टमेंट करने पर आपको प्रॉफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो ये सारी चीजें आप उसी से उसके बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस से ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर जजिंग मैनेजमेंट एबिलिटी टू यूटिलाइज रिसोर्सेस इफेक्टिवली इन मीटिंग गोल्स। मैनेजमेंट क्या कर रहा है कंपनी में, क्या वो सही डिसीजन ले रहा है कि नहीं ले रहा है, इसका पता आप पीएल और बैलेंस शीट से पता लगा सकते हैं। मैनेजमेंट जो भी काम करता है उसकी जो भी एबिलिटी है वो रिसोर्स को कैसे यूज कर रहा है अच्छी तरीके से इफेक्टिवली, कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी के गोल्स को पाने के लिए वो किस तरह से काम कर रहा है और वो कंपनी के गोल्स पा रहा है कि नहीं पा रहा है, इसका आप लोग बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस से पता लगा सकते हैं। अगर कंपनी प्रॉफिट में जा रही है इट मीन्स मैनेजमेंट अच्छी तरह से काम कर रहा है, कंपनी अगर प्रॉफिट में नहीं जा रही है इसका मीन्स मैनेजमेंट ठीक से काम नहीं कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट, प्रोवाइड फैक्चुअल एंड इंटरप्रिटेटिव
information by disclosing underlying assumption on matter subject to interpretation, evaluation, prediction और estimation. मीन्स जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको पाना है अकाउंट्स से ही पाया जा सकता है, और अकाउंट्स के पता लगाया सकता है कि अकाउंट्स जो है जो जो अकाउंट्स के अजम्पशंस हैं उनको फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो जो अकाउंट्स है वो सही सूचना इन्वेस्टर, एक्सटर्नल और इंटरनल यूजर्स हैं उनको दे रहा है कि नहीं दे रहा है, इसके बारे में अकाउंट्स के थ्रू ही पता लगाया जा सकता है. नेक्स्ट है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन एक्टिविटीज अफेक्टिंग द सोसाइटी. मीन्स सोसाइटी की एक्टिविटी को अफेक्ट करने के लिए ये इंफॉर्मेशन प्रदान करता है. आते हैं क्वालिटेटिव कैरेक्टर ऑफ अकाउंटिंग. नंबर 1, reliability. Accounting information must be reliable. It should be free from error and bias and faithfully represent what it is meant to represent. To ensure reliability, the information disclosed must be credible, verifiable by independent parties, use the same method of measuring and be neutral and faithful. Means अकाउंट्स रिलायबल होना चाहिए. कोई भी अकाउंट्स के जो यूजर्स हैं वो उस पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं. अकाउंट्स में जो भी आंकड़े दिखाए जाते हैं वो एकदम बिल्कुल सही होना चाहिए, किसी प्रकार के मिस्टेक से एकदम फ्री, किसी प्रकार भी से भी बायस नहीं होना चाहिए और उन पे पूरी तरह से भरोसा किया जा सकता है. अकाउंट्स ऐसा होना चाहिए. मीन्स उस अकाउंट से जो रिलेशन से जो इंफॉर्मेशन मिल रहा है वो अकाउंट जो इंफॉर्मेशन दे रहा चाह रहा है वो सही तरीके से इंफॉर्मेशन को यूज करने वाले तक पहुंचना चाहिए. नंबर 2 है आ रहा है रिलेवेंस. इट शुड बी रिलेवेंट. इंफॉर्मेशन मस्ट बी अवेलेबल इन टाइम, must help in prediction and feedback, and must influence the decision of users by number 1, helping them from prediction about the outcomes of past, present, or future events, and number B, confirming or correcting their past evaluation. मीन्स अकाउंट्स जो है वो रिलेवेंट होना चाहिए ताकि वो जो इंफॉर्मेशन हमको चाहिए अकाउंट से वो हमको टाइमली उससे मिलना चाहिए, और उस अकाउंट्स के बेस पर हम लोग कंपनी से जो आउटकम आ रहा है, ऑर्गेनाइजेशन से, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से जो आउटकम आ रहा है उसके बारे में हमको जानकारी मिल सके और उससे हम लोग उस कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के पास्ट का इवेल्युएशन कर सकते हैं. उसके पास्ट के थ्रू हम लोग उसके फ्यूचर के बारे में जान सकते हैं. अकाउंट्स ऐसा होना चाहिए. नेक्स्ट है understandability. It means decision makers must interpret accounting information in the same sense as it is prepared and conveyed to them. Accountants should present the comparable information in the most intelligent manner without sacrificing relevance and reliability. It means accounts जिस सेंस में बनाया गया है, जिस चीज के लिए प्रिपेयर किया गया है, जो बताना चाह रहा है वो सामने वाले को वो समझ में आए. अकाउंट ऐसा बनना चाहिए जो कि अगले को समझ में आ जाए. ठीक है, ये कंपैरेबल होना चाहिए ताकि अगर आप जो भी है अकाउंट्स है वो आपका जो ये इस तरह का व्यू होना चाहिए कि वो आपका रिलेवेंस हो, उसमें रिलायबिलिटी होना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट है कंपैरेबिलिटी. Financial reports are able to compare various aspects of an entity over different time, must belong to a common period, and use common unit of measurement and format of reporting. Means फाइनेंशियल रिपोर्ट्स जो है वो कंपेयर किए जाने लायक होना चाहिए. मीन्स अगर आप 2002 का अकाउंट से अभी 2017 का अकाउंट्स को कंपेयर करना चाहते हैं तो उसमें ये गुण होना चाहिए, इस मैनर में वो बना होना चाहिए कि उसको कंपेयर किया जा सकते हैं. नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग. नंबर 1, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन. अकाउंटिंग इज यूज्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ a systematic record of all financial transaction in the book of accounts. अकाउंट्स बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है? अकाउंटिंग टर्म्स में या फिर अकाउंटिंग जो भी मद है उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाना, यह
मेन ऑब्जेक्टिव है अकाउंट्स का। नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। टू मेंटेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू ascertain the profit earned or loss sustained by business during an accounting period। मीन्स नेक्स्ट मेन ऑब्जेक्टिव है कि अकाउंट्स के थ्रू हम लोग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट और लॉस जान सके। मीन्स उसकी फाइनेंशियल कंडीशन जान सके कि वो प्रॉफिट कर रहा है लॉस कर रहा है। जो एक्सटर्नल यूजर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, ये लोग जो इन्वेस्टर्स हैं, ये लोग अकाउंट्स के पीएल के थ्रू ही जानते हैं कि हम लोग उस ऑर्गेनाइजेशन में पैसा लगाएं कि नहीं लगाएं। अब जाहिर सी बात है, अब किसी ऑर्गेनाइजेशन में पैसा लगाना चाहे तो पहले आप जानना चाहेंगे क्या आपको उस पैसे पर आपको आउटकम मिलेगा कि नहीं, बेनिफिट होगा कि नहीं, इंटरेस्ट कुछ आएगा कि नहीं, डिविडेंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो अकाउंट के थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस जो कैलकुलेट किया था उसी के थ्रू आप लोग उसका फर्म का ऑर्गेनाइजेशन का कंडीशन जान पाएंगे और तभी पैसा लगाते हैं जब आपको लगता है कि हाँ इससे हमको प्रॉफिट मिलने वाला है। नंबर 3, डिपिक्शन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। Accounting ascertain the financial position of the business concern in the form of its assets and liabilities at the end of every accounting period। Accounts क्या करता है, वह डिपिक्ट करता है फाइनेंशियल पोजीशन को। मीन्स फाइनेंशियल कंडीशन बताता है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्या वह अगर वो बाहर से लोन उठा रही है तो उस पर टाइमली डिविडेंड है, इंटरेस्ट है, पे कर रही है कि नहीं कर रही है, वो प्रॉफिट में जा रही है कि नहीं जा रही है, ये अकाउंट्स के थ्रू ही जानते हैं। नंबर 4, प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू इट्स यूजर। अकाउंटिंग रिपोर्ट, स्टेटमेंट, ग्राफ्स एंड चार्ट्स आर द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टू यूजर्स हु नीड इट इन डिफरेंट डिसीजन सिचुएशन। मीन्स जो अकाउंट्स के यूजर्स हैं, इंफॉर्मेशन के यूजर्स हैं, उनको अकाउंट्स के थ्रू ही ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है रोल ऑफ अकाउंटिंग। Accounting analyzes data which are in economic nature of an enterprise through measurement, classification, and summarization, and prepare reports and statements which show the financial condition and results of information operation of that enterprise। इस अकाउंट्स का रोल, पहला रोल क्या है कि जो भी इकोनॉमिक टर्म्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना, मेजर करना, फिर क्लासिफाइड करके उनको समराइज करके के रिपोर्ट्स और स्टेटमेंट तैयार करना। नेक्स्ट, इट इज कॉल्ड लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। इट इज प्रोवाइडिंग क्वांटिटेटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दैट हेल्प द यूजर इन वेरियस वे। अकाउंटिंग एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम कलेक्ट एंड कम्युनिकेट्स economic information about an enterprise to a wide variety of interest parties। अकाउंटिंग को बिजनेस का लैंग्वेज बोलते हैं जो कि क्वांटिटेटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू द पास्ट ट्रांजैक्शन एंड इज क्वांटिटेटिव एंड फाइनेंशियल इन नेचर, डज नॉट प्रोवाइड क्वालिटेटिव एंड non-financial information। This limitation of accounting must be kept in view while making use of the accounting information। accounting information past transaction से relate होते हैं और ये हमेशा quantitative and financial nature के ही होते हैं, ये कभी भी qualitative nature के नहीं होते और non financial information provide नहीं करते हैं। मीन्स कोई भी events चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, जैसे कि कोई मैनेजर, किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कोई मैनेजर है जो IIM से MBA किए हुए हैं, अकाउंट्स बुक में कभी भी इसको मेंटेन नहीं किया जाता है, वो कितना ही बड़ा क्यों ना, कितना ही इम्पोर्टेंट क्यों ना हो, लेकिन अगर उसको जो सैलरी जाती है सिर्फ उसको, वो क्वांटिटी है। क्वालिटी क्या है, IIM से डिग्री उसने पाया है, ये उसकी क्वालिटी है, इसको कभी भी अकाउंट्स बुक में हम लोग मेंशन नहीं करते हैं। और क्वांटिटी क्या है, उसको कितनी सैलरी दी जा रही है, 1.5 लाख रुपए सैलरी दी जा रही है तो उसको हम अकाउंट्स में इनपुट करेंगे। नेक्स्ट है बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग। नंबर 1, एंटिटी। बिजनेस एंटिटी मीन्स स्पेसिफिकली identifiable business enterprise like Reliance Group, Tata Motors, ITC Limited, etc। बिजनेस एंटिटी का मतलब क्या होता है, ये स्पेशली बिजनेस इंटरप्राइजेज होते हैं, जैसे कि रिलायंस ग्रुप है, टाटा मोटर्स है, ये सब क्या है, बिजनेस इंटरप्राइजेस है। नंबर 2, ट्रांजैक्शन
Amount involving some value between two or more entities. It can be purchase of goods, receipt of money, payment to a creditor, incurring expenses, etc. It can be a cash transaction or credit transaction. Means accounting में दो या दो से अधिक एंटिटी के बीच का जो इवेंट होता है उसको ट्रांजेक्शन के रूप में रिकॉर्ड किया जाता है। ये जैसे कि आपको कोई परचेज कर रहे हैं, कोई गुड्स खरीद रहे हैं, तो उसको हम लोग अकाउंट्स में ट्रांजेक्शन मानते हैं। हम लोग पैसा पा रहे हैं, बिजनेस वगैरह से पैसा आ रहा है, किसी क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हैं, इनकरिंग एक्सपेंसेस है, ये सब क्या ट्रांजेक्शन के रूप में रिकॉर्ड किया जाता है। एसेट्स Number 3, assets. Assets are economic resources of an enterprise that can be usefully expressed in monetary terms. Assets are time items of value as used by a business in its operation. For example, furniture, building, plant, etc. Assets क्या होते हैं? Assets वो रिसोर्स होते हैं, इकोनॉमिक रिसोर्स होते हैं जो कि एंटरप्राइज को सक्सेसफुली रन करने के लिए बहुत जरूरी होता है। ये बिजनेस में किसी प्रकार के भी ऑपरेशन के लिए बहुत वैल्यूएबल होते हैं। ये जनरली दो तरह के होते हैं, करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स। को टेंजिबल एसेट्स भी बोलते हैं, इनटेंजिबल एसेट्स भी बोलते हैं। फिक्स एसेट्स क्या हो गया? फिक्स एसेट्स आर हेल्ड ऑन ए लॉन्ग टर्म बेसिस सच एज लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, यानी कि ये सब लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं। और करंट एसेट्स जो कि शॉर्ट टर्म बेसिस, जैसे कि डेटर्स हो गया, बिल हो गया, कैश है, बैंक है, ये सब आपका करंट एसेट। Liability. Liabilities are obligation on debts that an enterprise have to pay at some time in the future. There are two types of liability. Number one long term, number two short term. Liabilities क्या होता है? जिनका ऑर्गेनाइजेशन के एंटरप्राइजेस पर या डेब्ट्स पर ऑब्लिगेशन होता है, जैसे कि ये उसकी संपत्ति पर अधिकार होता है। जैसे कि आपका कोई भी इंटरप्राइजेस है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसका मालिक अगर पैसा लगाता है, 5 लाख रुपए लगाया, ये कैपिटल हो गया, सॉरी ये आपका कैपिटल हो गया। लेकिन अगर वो पैसा पूरा नहीं कर पाता है, 5 लाख में उसका बिजनेस रन नहीं करता है, तो वो 10 लाख रुपए और कहीं से ले लेता है। तो ये सब आपका ये उसके ऊपर लायबिलिटीज हो जाती है। लायबिलिटी दो तरह की होती है, लॉन्ग टाइम हो गया, शॉर्ट टाइम लायबिलिटी हो गया। लॉन्ग टाइम लायबिलिटी क्या होता है? ये काफी वर्षों तक कंपनी के ऊपर एक भार के रूप में रहती हैं। शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज हो गया जो कि छोटे टर्म के लिए होती हैं, मे बी विद इन द पीरियड ऑफ 1 ईयर, जैसे क्रेडिटर हो गया, बिल पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सब आपका शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है। लॉन्ग टाइम लायबिलिटीज में क्या होता है आपका कि जैसे कि वो कंपनी कहीं से लोन लिया है 10 साल के लिए, ये सब लॉन्ग टाइम लायबिलिटी हो गया जिसको धीरे धीरे उसको चुकाना है। नंबर नेक्स्ट है कैपिटल। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर्स इन द फर्म इज नोन एज कैपिटल। एग्जाम्पल, कैश इन्वेस्टेड बाय ओनर। जस्ट मैंने पहले बताया कि 5 लाख रुपए अगर ओनर इन्वेस्ट करता है कंपनी में, तो ये उसका कैपिटल हो गया। और उससे अगर वो कहीं से उधार लेता है, उस पैसे से अगर उसका बिजनेस रन नहीं कर रहा, कहीं से वो उधार ले लिया, लोन उठा लिया, तब वो आपको उसके लिए लायबिलिटी बन जाती है। डेटर्स आर पर्सन एंड और अदर एंटिटीज हु ओwe टू एन एंटरप्राइज an amount for buying goods and services on credit. डेटर्स कौन लोग होते हैं? जो कि आपका एंटरप्राइजेस से कुछ अमाउंट या कुछ संपत्ति उधार लेते हैं। जैसे कि आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन है, अगर कोई आपका पार्टी या कस्टमर आपसे कोई उधार लिया है, 5 लाख रुपए का माल गुड्स जो है वो उधार लिया है, बोला है कि आपको 5 महीने बाद चुकाएगा, तो वो आपका डेटर बन गया। नेक्स्ट क्रेडिटर। क्रेडिटर आर पर्सन एंड और अदर एंटिटीज हु हैव टू बी पेड बाय एन एंटरप्राइज एन अमाउंट फॉर प्रोवाइडिंग द एंटरप्राइज गुड्स एंड सर्विस ऑन क्रेडिट। क्रेडिटर कौन होता है? जिसको पे करना है। जैसे कि अभी मैंने बताया कि आपसे कोई 5 लाख रुपए का गुड्स उधार लिया है, बोला कि 6 महीने साल भर बाद चुकाएगा, तो वो आपका डेटर बन गया और आप उसके क्रेडिटर बन गए। आप उसके लिए क्रेडिटर बन गए, लेनदार बन गए, आप उससे पैसा लेंगे। थैंक यू।